रिलायंस वालों को 4 लेन करने थे, मैंने 6 लेन कर दिए। हालांकि मिनिस्टर से काम था इसको 8 लेन होना चाहिए, कहने 4 से 6 कर रहे हो बहुत है, 8 बहुत ज्यादा हो जाएगी। इंडस्ट्री सेक्रेटरी थे, कहने लगे मैं तो पूना दिखाने नहीं ले जाता, उनको सिर्फ एक्सप्रेस वे पर ट्रेवल कराता हूँ और वो पूना में लैंड सेलेक्ट कर लेते। इतना जितनी इंडस्ट्रीज आई हैं वो सब तुम्हारे मुंबई पूना एक्सप्रेस पर ट्रेवल करके आई हैं। मैंने सरकार को 36 महीने का कमिटमेंट दिया था, अपने आप को 33 महीने का कमिटमेंट दिया था और कॉन्ट्रैक्टर को 30 महीने को कमिटमेंट दिया था। तो 3-3 महीने अपने पास मार्जिन रखे। एक कंपनी के रोड पे मैंने चेक किया जा करके, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। 800 मीटर का पोर्शन था और मुझको लगा कि ये अप एंड डाउन है। मैंने नोटिस दिया कॉन्ट्रैक्टर और जब तक आप इसको पूरी कंक्रीट खोद देंगे नहीं, यू कांट कंटिन्यू टू द वर्क। सीएम के पास पहुंच गए, सीएम ने कहा कि गडकरी साहब से मिलो। गडकरी साहब को मैंने ब्रीफ कर दिया था ऑलरेडी, मैं ऐसा कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर को 2 गाली और निकाल दिए। रोलिंग मिल है नागपुर में, वो सब चिल्ला रहे हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट में लिख दिया था मैंने, आपने टेंडर डॉक्यूमेंट अप्रूव किया? पहले मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कहा मुझे मालूम था आप नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने डाला था। तो जो मैंने नए मिनिस्टर आए उन्होंने कहा शिवसेना बीजेपी ने बहुत पैसे बनाए इसमें। मैंने कहा शिवसेना बीजेपी ने कोई पैसे नहीं बनाए, तुम कैसे मालूम? कहा मैनेजिंग डायरेक्टर मैं, मेरे जाने और बिकर हिस्से लिए हुए करप्शन हो सकता है कि नहीं? मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, मुझे हैदराबाद जाने की तैयारी करते हैं। और हो गया। कहने लगे सीएम साहब दिल्ली में आपसे मिलना चाहते हैं। तो मिला शरद पवार से, कहने सिन्हा आई हैव अपॉइंटेड यू एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर सिडको। सब क्यों सब मैंने क्या गलती किया? मैंने कहा इट इज ए बरियल ग्राउंड ऑफ गुड ऑफिसर। ज्वाइन कर लिया। 22 जून थी मैंने ज्वाइन किया। 24 दिन को हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर साहब आए, कहने लगे साहब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कहने अब आप पैसे नहीं है इस महीने की तनख्वाह देने के लिए। लास्ट नोटिस भेजा, नो रिस्पॉन्स। 5 घर अटैच कर दिया, 5 हाउसेस ओनली, और उसका पब्लिक ऑक्शन करके बेच दिया। जैसे ही मकान बिके, सामान फेंका गया, बिल्कुल सन्नाटा हो गया। कोई दूसरा आदमी के नोटिस नहीं भेजता, मकान ही जब्त कर लेता है। दूसरे दिन से मुझे बैंक से कहना पड़ा कि प्लीज एक्सटेंड योर वर्किंग आवर्स। उसके बाद फिर वो एग्रीमेंट साइन हुआ कि रेलवे लाइन बनेगी और उसके बाद स्ट्रांग अपोजिशन फ्रॉम दी मेंबर ट्रैफिक। क्या आप रेलवे लाइन बना रहे हैं? यहाँ 24 घंटे में एक ट्रेन भी नहीं चलेगी, कुछ ट्रैफिक ही नहीं है। आप 25 साल पीछे देख रहे हैं, मैं 50 साल आगे देख रहा हूँ, फर्क इतना ही। आज उसमें 120 ट्रेन चल रही है, वो भी क्राउडेड। प्रेसिडेंट को बुलाना चाहता हूँ वाशी स्टेशन के इनॉग्रेशन के लिए। प्रेसिडेंट आए, फर्स्ट टाइम एन इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे स्टेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज कम वाशी में। मैं काम करता था इसको में कलकत्ता में, एक पैसा नहीं लिया मैंने। एंड श्रीमती ममता बनर्जी आई, कहने लगे वो सिन्हा तो CPIM का आदमी है, उनके आदमी को ये फिक्स था 5 ट्रक लेके आएंगे बालू की, और 6 को चार्ज करेंगे और 6 को आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो हम यूनियन वाले हैं तुमको कोई सीमेंट नहीं सप्लाई करे। होपफुली नाउ थिंग्स विल बी बेटर। बंगाल विल गेट आउट ऑफ द कच्चे सब दीजिए। Guys, today is a very important day for me because not just I'm meeting Mr. R.C. Sinha for the first time, I'm meeting him for the second time to record a podcast, and I want to start this video with a small apology because sir had traveled back in January where we recorded a conversation, but unfortunately because of a technical glitch I was not able to publish it. Sir and Cynthia ma'am have been very helpful that they decided to come back here again and give me this opportunity to record again. And I think it's something better that has happened because now I have more questions, I have researched more, and I think I can get the best out of you, sir, today. And those who don't know, Mr. R.C. Sinha, he has a legacy in this country when it comes to building things, when it comes to executing things, may it be Navi Mumbai, multiple things in Navi Mumbai, may it be the Mumbai-Pune Expressway, may it be its expertise in basically reviving the MSRTC system in Maharashtra, and many other things that obviously today we will discuss in this podcast. Sinha sir, welcome to the Infra Show, and we would be having a great conversation today. I would like to start the first question in regards to something that has happened recently, and millions of people seem to be very happy about it, and that's the missing link that opened on the Mumbai-Pune Expressway.
I would like to hear from you the story how Missing Link was once a part of Mumbai Pune Expressway, your execution of that project, and how you feel about that section finally opening. Beginning with, let us see it. Mumbai, or then Bombay, is the commercial capital of Maharashtra and commercial capital of India also. And Pune is the cultural capital of Maharashtra, where Peshwa's rules, Shivaji rules were there. And there was a desire to develop Pune. There was a long time discussion about connecting Bombay, Pune with a fast track road. The government of Maharashtra called the PPP model tenders, private public participation based on toll. 4 companies participated in tender. You can understand why and how only one participated it. Okay, where they meet, I'm aware of that, I won't disclose it. And they said, why we are fighting among ourselves? Let's take one work and we will distribute our work among ourselves. So the company, the Reliance, quoted 3,200 crores for 1,450 crores project. And with lot of concessions, extra land, extra facilities, this and that. Longer period of tender. And basically 4 lane. It was only 4 lane. Then the matter went to the cabinet. In cabinet, Gadkari took a very solid stand. He said 1,450 crores work. I cannot agree as a Minister Public Works Department giving for 3,200 crores. If you still give it, I resign from the cabinet. So the question came, who will do it? I don't know from where came his mind. He says, R.C. Sinha will do it in the cabinet. Fortunately, nobody could say that I can't do it. And he called me in the evening and told me, Sinha, Mumbai Pune is your responsibility. So that is how it came to my lap to do it. I had to do basic things. Number 1, land has to be acquired for alignment has been fixed. 2, forest clearance was required to be done. Environment clearance will be required to be done. Sources of explosive have to be done. From where so much of gas will come, from where so much machinery will come. And CM was very clear. I have no money and it had to be done in 36 months. Because it will take 60 months to do it. He says, Sinha, if you say 36 months, it's 36. If you say 60, it will be 6 months. Let me consult my designer, consultant. He said, that is your problem. I want to be done in 36 months, so before the new election, I can announce all over Maharashtra we have this type of road. Okay. That was his intention. Of course, elections were held before time and they lost it. Okay. Then I started working on this. First was getting the money. And I had no balance sheet because the company was new. No annual report because no
1 year has not been completed. So I had to spend a lot of time with the financial advisors, how to raise the funds. And during the discussion, it emerged, which I accepted, that receivable untold, which will come in future, can be mortgaged today, now. And against that receivable, I can raise non-convertible debentures. That means what I mortgage is not what I have, what I will have it. And prepare the whole project report. I work the internal rate of return and I work it out 30%. And will analysis, interest goes high, if the period goes high, if the traffic doesn't grow high, all these things, it remains 18% in any case, which is acceptable to the banker. So it becomes a bankable proposal. And I remember the top financial advisor advising me, he says, Sinha, if you have good project, viable project, money will chase you. If you have bad project, you will not be able to reach money. So I followed that method. Started acquiring the land. 100 days we acquire about 950 hectares of land, not acre, hectare. Because we also had to get the land for dumping the material which will take it out. Then we prepare a map of raw material which will be required. And I found that I required 30 quintal of explosive. 30,000 quintals of Okay. explosive. And I couldn't find it out. Maharashtra, I can get it. So I had to contact Chennai, I had to contact Karnataka also. And when I prepared the plan, I had a list of the resources required. For example, very simple, we required a 3 crore liter of water. And we required 30 lakh quintal of diesel. And we knew that manually whole route cannot be done the quality which I am expecting. So I started looking all over the world how the machinery is being used for construction of the road. And that I used it. My officer were opposed it. This machine kahan se aayegi? I said, look here, if you are ready to pay, machine will come anywhere in the world. If it is working in USA, Germany, in Italy or France, why not in India? It will come from Germany if you pay for that. One simple example. इतने ब्रिज बना रहे थे, फ्लाईओवर में, इसमें भी, और एक एक पाइलिंग 30 मीटर तक जा रहा था. अगर उसको हम ऑर्डिनरी हैमर से करते तो हमको 30 दिन लगते. और ये हाइड्रोलिक पाइलिंग मशीन जो मैंने मंगाया वो 8 घंटे के अंदर, 8 आवर. वो भी नॉट मच नॉइज. हाइड्रोलिक पाइलिंग मशीन. तो दुनिया में क्या हो रहा है
कैसे काम हो रहा है वो जानना जरूरी था। उसके लिए हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। और एक काम मैंने और किया, अपने इंजीनियर को अलग रख दिया। मैंने कहा ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को सुपरवाइज करेंगे। तो साहब हम लोग क्या करेंगे? मैंने कहा यू विल सुपरवाइज देयर वर्क, यू गो एंड चेक अप वेदर दे आर पास द बिल करेक्टली और नॉट। तो यू आर अपॉइंटिंग यू एज ए सुपरवाइजरी और प्रोजेक्ट मैनेजर। टेंडर कंडीशंस में कुछ चेंजेस किए मैंने, और वो पीडब्ल्यूडी का मैनुअल नहीं फॉलो किया मैंने। एक वर्ड कंट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेंडर मैंने फॉलो किया विथ मॉडिफिकेशन। उसमें एक प्रोविजन था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्ट के रिपोर्ट आने के बाद आप 7 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे उसको। ओके, मैंने उसमें एक कंडीशन और डाल दी, अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं होगा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और हमने कहा जिसके पास डिले हुआ उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट रिकवर करूँ। तो बिल आता था, 6ठे दिन पेमेंट हो जाता था। उसके बाद मैंने एक और मॉडिफिकेशन बाद में किया कि आप खुद अपना बिल बना के दे दीजिए कि आपने कितना काम किया है, हम 80% पेमेंट कर देंगे बगैर चेक किए हुए। लेकिन आपने अगर बदमाशी किया, इफ़ यू गिव मी ट्राई टू मिसलीड मी, इन दैट केस यू विल गो बैक एंड प्री ऑडिट। नो कंप्लेंट केम टू मी फॉर manipulation of the figure. So I trusted the contractors. Contractors trusted me, and road was done in 1,425 crores. Okay, 25 करोड़ की सेविंग हुई उसमें, और वही फ्लाईओवर में हुआ जहाँ 1680 करे थे, वहाँ 1550 में हो गया काम। और पैसे की मुझको ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2 एनसीडी मैंने किया, दोनों मिलकर के 280 करोड़ मुझको मिल गए। और बाकी बैंक जो थे मेरे पास आकर साहब मुझसे भी पैसा ले लीजिए, तो मुझको 200-300 करोड़ जो है खास तौर से कोऑपरेटिव बैंक से मिले। कोऑपरेटिव बैंक ने कैबिनेट पर शिकायत किया कि साहब ये शेड्यूल बैंक से ले रहे हैं, मुझसे पैसा ले रहे हैं। हमने कहा दे दीजिए, आपको जितना देना वो ले लिया मैंने। तो हमको 3100 करोड़ मिले, 100 करोड़ मैंने वापस कर दिए। ओके, और ये 30 महीने के अंदर काम हुआ। मैंने सरकार को 36 महीने का कमिटमेंट दिया था, अपने आप को 33 महीने का कमिटमेंट दिया था, और कॉन्ट्रैक्टर को 30 महीने को कमिटमेंट दिया था। तो 3-3 महीने अपने पास मार्जिन रखे थे, एंड वी कुड डू इट इन 30 मंथ्स। 30 मंथ के बाद मैं सीएम से मिला, मैंने कहा साहब मुझको 1-2 महीने और दे दीजिए। तो कहने नहीं साहब आप बहुत दिन रहेंगे। मैंने कहा था बहुत दिन नहीं रहेंगे, मुझे मालूम है सरकार चेंज हो रही है। वो हो भी गई सरकार चेंज। मैंने कहा 3 महीने चाहिए हमको, सिर्फ 2-3 काम के। एक प्लांटेशन नहीं हुआ है कंप्लीट, वो कर लूँगा मैं। दूसरी साइनेज नहीं कंप्लीट हुई है रोड की, वो रह गई है। तीसरी ब्रिज की पेंटिंग नहीं हुई है। ये 3-4 काम रह गए हैं, उनको करने के लिए मुझको सिर्फ 90 दिन आप दे दीजिए। खैर नहीं मिले वो। So it had to be like as it is, जो वो आगे बढ़ पाया, वो 3 महीने नहीं मिले। ऐसा है
कि जो नए मिनिस्टर आए उन्होंने कहा कि शिवसेना बीजेपी ने बहुत पैसे बनाए इसमें। मैं कहा साहब शिवसेना बीजेपी ने कोई पैसे नहीं बनाए, इस प्रोजेक्ट में नहीं बनाए, बाकी प्रोजेक्ट तुम कैसे मालूम? कहा साहब मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूँ, मेरे जाने और बिकर हिस्से लिए हुए करप्शन हो सकता है? मेरे साथ नहीं हो सकता, दूसरे के साथ हो जाए, नहीं हो सकता है। कह लगे साहब ये हमारी नई पार्टी है तो इसको तो कुछ जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा साहब डोंट मेक मी ए पार्टी टू योर पार्टी। और फिर क्या हुआ, हमने कहा कि नहीं मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, मुझे हैदराबाद जाने की तैयारी करते हैं। और हो गया। जैसे ही मेरा टर्म खत्म हुआ तीसरे दिन चंद्रबाबू नायडू का फोन आया, शिरा तुम कब आ रहे हो? 7 दिन के बाद। ही सेड व्हाई नॉट टुमारो? तो ठीक है मैं कल आ जाऊंगा। तो ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हुई। और सबसे बड़ी बात जो मैंने फ्लाईओवर में की है वो गर्डर कहीं और बने, रूफ कहीं और बनी, वो अलग जगह मैंने दिया उनको। और दूसरी बात वो कहते थे कि हम 3 शिफ्ट में काम करते हैं, तो अक्सर 12-1 बजे रात में कभी सेकंड फिल्म देख करके, कभी डिनर अटेंड करके मैं साइट पे चला जाता कि काम हो रहा है। 1 2 उसमें सुपरवाइजर हैं कि नहीं, कि वो मजदूर अपना काम करते जा रहे थे। और कुछ चीज़ें और मैंने किया कि स्टील जो है सिर्फ स्टील मिल से आएगी, रोलिंग मिल से नहीं आएगी। मिनिस्टर में से बहुत दुखी, ये इतने रोलिंग मिल है नागपुर में, वो सब चिल्ला रहे हैं, क्या करें? मैंने कहा साहब टेंडर डॉक्यूमेंट में लिख दिया था मैंने, आपने टेंडर डॉक्यूमेंट अप्रूव किया? कल मैंने पढ़ा नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम था आप नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने डाला था। तो ये इंस्ट्रक्शन हुआ कि मुझको फिर स्टील की क्वालिटी नहीं चेक करनी पड़ी। और मुझे सीमेंट की 4 फैक्ट्री थे, क्वालिटी नहीं चेक करनी पड़ी। और कंपैक्शन मशीन जो है, सबसे बड़ी बात सड़क पर होती है, सड़क तो आपको अच्छी दिखाई देगी, लेकिन अगर कंपैक्शन बराबर नहीं है तो उसके ऊपर जो भी आप टार डालेंगे या सीमेंट डालेंगे, उसके ऊपर आपको लगेगा जैसे आप रोलर मिल पे जा रहे हैं। जैसे आजकल रैपिड वाले दिखाते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, वैसे ही दिखाई देंगे। और ये किया मैंने, एक कंपनी के रोड पे मैंने चेक किया जा करके, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। 800 मीटर का पोर्शन था। मैंने कहा उतरो, फिर मैंने खुद ड्राइव किया उसके ऊपर, और मुझको लगा कि ये अप एंड डाउन है। मैंने नोटिस दिया, कंट्रैक्टर क्लोज। और जब तक आप इसको पूरी कंक्रीट खोद देंगे नहीं और कंपैक्शन बराबर नहीं करेंगे, यू कांट कंटिन्यू टू द वर्क। और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ऑन द क्वालिटी आई कैन कंट्रैक्ट द वर्क। बहुत कोशिश किया, सीएम के पास पहुंच गए। सीएम ने कहा कि गडकरी साहब से मिलो। गडकरी साहब को मैंने ब्रीफ कर दिया था ऑलरेडी, मैं ऐसा कर रहा हूँ। कंट्रैक्टर को 2 गाली और निकाल दिए। तो उसकी वजह से एक लहर चली गई कि ये पागल आदमी जो है, इसको क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए। और दूसरी एक और
जो मैंने किया, जो अब तक महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ था, लोएस्ट टेंडर को रिजेक्ट कर दिया मैंने। हम्म, और जो दूसरा कंट्रैक्टर था वो 7 करोड़ का ज़्यादा था, उसको मैंने दिया। हम्म, तो मैंने जब कैलकुलेशन किया तो मुझे ये लगा कि जो स्टील और सीमेंट वो बालू इस्तेमाल करेंगे उसकी कास्ट ही नहीं रिकवर हो रही, तो बाकी लेबर कहाँ से आएगा, यस, बाकी मशीनरी कहाँ से आएगी। तो मैंने कहा नॉन रेस्पॉन्सिव टेंडर, और रिजेक्ट कर दिया मुझको और दूसरे को दे दिया। वो बहुत पावरफुल आदमी था, वो प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गया। प्राइम मिनिस्टर ने सीएम को फ़ोन किया कि क्या हो रहा है, आप 6-6 करोड़ से 9-9 करोड़ से ज़्यादा काम दे रहे हैं। सीएम ने उसे बुला, कहा, मैंने कहा साहब ये चेक किया हमने। कहने लगे डोंट आस्क मी, टेल मी दिस थिंग, आर यू सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव डन इट राइट? यस आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ही सेड देन गो अहेड, मैं संभाल लूँगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, यहाँ असेंबली और पार्लियामेंट असेंबली को भी, पब्लिक अकाउंट कमेटी को मैं संभाल लूँगा, गो अहेड। तो मुझको वो सपोर्ट मिली। तो ये चला कि लोएस्ट विल नॉट बी एक्सेप्ट, लोएस्ट डिराइव्ड विल बी एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल ये थाना वर्ली बांद्रा लिंक रोड जो है, उसका डिज़ाइन टेंडर जो था, सोर्ड्रुप कंपनी यूएसए की, उसने 23 करोड़ कोट किया था, और एक लोकल कंपनी ने 14 करोड़ कोट किया था। मैंने जिसको एनालाइज किया वैल्यूएशन वाइज, तो 23 करोड़ बिकम चीपर एंड 14 करोड़ बिकम कॉस्टलियर। 50% तो टेक्निकल स्कोर पे थे, 50% फाइनेंशियल स्कोर पे थे। तो आई कुड गिव टू सोर्ड्रुप। हालांकि मेरे जाने के बाद उन्होंने सोर्ड्रुप को भी निकाल दिया, एक आदमी को लगा दिया, और श्रीमती हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 7 साल ज़्यादा लिए, 7 ईयर मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। जितने फ्लाईओवर 13.5 महीने में हो गए, इसको 20 महीने लगे, क्योंकि मैंने उनको रिजेक्ट किया था। 1, दे हैव नेवर डन ब्रिज ऑन द रिवर। 2, उनके पास आदमी नहीं। 3, उनके पास मशीन नहीं, तो ये नहीं कर सकते। तो ये सारे चीज़ें जो है तो बहुत डीप हमको- स्टडी करनी पड़ती है। यस, हमको निकाल दिया वहाँ से मुख्यमंत्री जी ने। दूसरा लेके आए उन्होंने उसको काम दे दिया, और जितनी मेरी नोटिंग थी सब गायब हो गई फाइल से। तो ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्टर की वजह से मैं सफ़र किया हूँ, लेकिन आई हैव नो grudge about that. I did my job to best of my capacity, best of my ability, without bending anywhere, without compromising my principle. I am not saying that I am not wrong. I might have gone wrong somewhere, but you convince me I am wrong, I will accept it. yes, Not just saying you are wrong. Only you might be CM, so what? मैं आपको एक दफ़े मिनिस्टर साहब से बात हुई, कहने लगे ये करो। मैंने कहा साहब ये नहीं हो सकता है। कहने लगे कि अगर मैं ऑर्डर दूं तो? मैं कहा साहब ऑर्डर देंगे तो मैं आपको वापस भेजूंगा, प्लीज़ रिकन्सिडर इट, ये अगेंस्ट द लॉ है। नहीं करोगे? मैंने कहा साहब
मैं आपको रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ मैं नहीं करूँगा। तो 6 महीने बाद कहने के इट वॉज अ ट्रैप फॉर मी। सिन्हा थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझको बचा लिया। कभी कभी ये होते हैं, करने पड़ते हैं। आज 2 चीज़ें जो मुंबई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। हमारे जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी थे कहने लगे मैं तो पूना दिखाने नहीं ले जाता हूँ, उनको सिर्फ एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल कराता हूँ और वो पूना में लैंड सेलेक्ट कर लेते। सिन्हा जितनी इंडस्ट्रीज आई हैं वो सब तुम्हारे मुंबई पूना एक्सप्रेस ट्रैवल करके आई हैं यहाँ पूना में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन part of that shifted from Mumbai to Pune, and commercialization remained here. काफी। वहाँ पर एक प्रपोजल था कि एयरपोर्ट करने के लिए, मैंने कहा ये नहीं हो सकता है। Why so sir? एयरपोर्ट क्यों नहीं हो सकता था उस टाइम पे? 1, शहर के अंदर था। हाँ। 2, जमीन ऊबर खाबर थी, लिविंग बहुत खर्च होता। 3, पास का लैंड सब पॉलिटिशियन ने खरीद लिया था। एक्विजिशन में फिर बहुत महंगा पड़ता, और इसलिए वो जमीन बहुत महंगी पड़ती। यस। तो मैंने दूसरी जगह सजेस्ट किया, Yes. अभी तक नहीं हुआ। हालांकि वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया मेरे को। और वो ज़मीन शारी उस समय के सीएम ने खरीदी थी। पूरी 10 किलोमीटर आसपास की ज़मीन खरीद लिया। और हमने कहा एयरपोर्ट नहीं होगा तो कितना नुकसान हुआ होगा। इन्वेस्टमेंट फ्रूशन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, फाइनेंशियली नहीं हो सकता। हाँ। आप हमको 10 लाख करोड़ दे दीजिए, हम कर देंगे, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फाइनेंशियली वायबल कभी नहीं होगा ये प्रोजेक्ट। और मुझको ये कहा गया है सेलेक्ट करने के लिए मेक इट फाइनेंशियली। हमने कहा इसके लिए एक पैसा कोई नहीं देगा मेरे को, सरकार पैसा दे या कंट्रैक्टर में काम कर दूंगा। बट सर मुझे एक बात बताइए स्पेसिफिकली, उस टाइम पे जब डिज़ाइंस बने थे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के, तो जो ये घाट बाईपास वाला सेक्शन था उसके डिज़ाइंस उस समय पे भी उतने एम्बिशियस थे कि लाइक वर्ल्ड्स वाइडेस्ट टनल है 23.4 मीटर का उन्होंने कैरेजवे लिया है, या ब्रिज हाइट बहुत ज़्यादा ली है, तो ये उस समय पे ही प्लान में था और द डिज़ाइन वाज समथिंग डिफरेंट? ऐसा था कि मेरा इंस्ट्रक्शन जो था कंसल्टेंट को था कि कंपेरेबल टू वर्ल्ड, नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ओके, कंपेरेबल इन द वर्ल्ड। ये ना कोई कहे कि हमारे यहाँ रास्ता अच्छा है। ये तो स्पेसिफिकेशन जो है आज 96 में बनी, वो कोई डैमेज आया? क्यों? कि डिजाइन इज 9 इंचेस कंक्रीट, आई सेड मेक इट 11 इंचेस। ओके, सब क्यों जरूरत नहीं। हमको 28 साल तक टोल लेना है, हम इसको रिपेयर नहीं कराना चाहते। यस। तो कम से कम 28-30 साल तो चलना चाहिए ये रोड ना। आज जो एसेट है राइट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और
उस समय मैंने आपको बताया ना, रिलायंस वालों को 4 लेन करने थे, मैंने 6 लेन कर दिए। यस। हालांकि मिनिस्टर से काम किया साहब इसको 8 लेन होना चाहिए, कहना ना 4 से 6 कर रहे हो बहुत है, 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने 6 लेन कर दिया और महाराष्ट्र शासन ने मेरा एक्सप्लेनेशन कॉल कर दिया कि तुमको 4 लेन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, तुमने 6 कैसे कर दिया। तो आई वेंट टू द सीएम and said, sir, if you pay me the price, exactly, pay me price of silver, I pay you gold, will you object it? He said, na, come to the point. कहानी मत बुझाओ मेरे। मैंने कहा मैं पैसे ज़्यादा मांग नहीं रहा हूँ, टोल ज़्यादा मांग नहीं रहा हूँ, टोल पीरियड ज़्यादा मिलेगा और 4 के बजाय 6 कर रहा हूँ। ब्लैक टॉक के बजाय मैं सीमेंट कंक्रीट कर रहा हूँ, उसको मेरा एक्सप्लेनेशन कॉल हो रहा है कि 4 से 6 क्यों कर रहे हो। मैंने कोई कंसेशन तो नहीं मांगा। यस। इमीडिएटली रहेंगे सेक्रेटरी PWD सिन्हा के काम मध्ये इंटरफिअर करू नये, जे करता तर करू द्या. Don't interfere with his work. After that, he never talked to me. So from the Mumbai-Pune Expressway, let's come to एक और जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपने काफ़ी लंबे समय तक संभाला, दैट वाज नवी मुंबई। मुझे पूरी कहानी जाननी है कि जब आपने पहला ऑफिस संभाला नवी मुंबई में, तब से लेके टिल द टाइम यू वर इन नवी मुंबई, तब तक क्या क्या चीज़ें की और कैसे एग्जीक्यूशंस हुए। ऐसा है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे नई मुंबई भी बड़ी पुरानी प्रोजेक्ट है। 1970 में ये प्रोजेक्ट इन्विसेज हुआ था, जब फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर बर्वे थे। उनके अंदर एक कमेटी वीपी नायक ने बनाई थी कि काउंटर मैग्नेट होना चाहिए। 70 से चलती रही, मैनेजिंग डायरेक्टर आते थे चले जाते थे, कुछ इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा कि भैया तुमने ज़मीन खरीद ली, कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पर काम नहीं हुआ, फॉरेन कंसल्टेंट है, फाइनल डिज़ाइनर्स आए, सब कुछ उन्होंने सब मॉडल बनाए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। रेलवे लाइन होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, सब कुछ। 1990 में जब मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टर्म ख़त्म हुआ जून में, तो मेरे पास मैसेज आई मुख्य सचिव की, कहने लगे सीएम साहब दिल्ली में आपसे मिलना चाहते। ठीक है, तो मैं मिला शरद पवार से। कहने लगे सिन्हा आई हैव अपॉइंटेड यू एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर सिडको। मैं कहा साहब क्यों साहब, मैंने क्या गलती किया है? क्यों? मैंने कहा इट इज़ ए बरियल ग्राउंड ऑफ गुड ऑफिसर, कुछ काम नहीं होता है। क्यों? मैंने कहा पॉलिटिशियन काम कर नहीं देते, तो होता नहीं वहाँ पे, होगा भी नहीं कुछ। तो कहने लगे कि नहीं, यू हैव डन, सारे ऑफिसर्स में तुमने लंदन यूनिवर्सिटी से अर्बन डेवलपमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। मैं तो भूल गया था मैंने किया है, आपने याद दिला दिया मेरे को। क्योंकि 70 में किया और 90 तक मुझे कोई अर्बन डेवलपमेंट की पोस्टिंग नहीं मिली। ओके, तो कह लगे नहीं, आई विल गिव यू फुल सपोर्ट, यू हैव टू टेक इट। पर ठीक है, तो मैंने मुख्य सचिव को बात किया। कहने लगे ऐसा करो सिन्हा, तुम ज्वाइनिंग टाइम मत लो और ज्वाइन कर लो फौरन। ठीक है, नहीं लेंगे,
कहले बाद में हम ज्वाइनिंग टाइम दे देंगे तुम्हें, वरना मुझे 8 दिन मिलते हैं ज्वाइनिंग टाइम के दिल्ली से बॉम्बे आने में। ठीक है, मैं ज्वाइन कर लिया। 22 जून थी, डेट मैंने ज्वाइन किया। 24 दिन को हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर साहब आए, कहने के साहब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो क्या है? कहने अब आप पैसे नहीं है इस महीने की तनख्वाह देने के लिए। हमने कहा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लैंड ओनर और उसके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कहने लगे ये सब हुआ है। हमने कहा ओवरड्राफ्ट ले लो, कहने साहब फुल है ओवरड्राफ्ट। तो मैंने कहा अगर मैं गवर्नमेंट के पास जाऊं तो 1 2 3 4 5 7 8 कंडीशन लगा देंगे और हम काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे एक कोलीग थी जिसने अंदर मेरे काम किया था, वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में फाइनेंशियल एडवाइज़र थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया, 10 करोड़ चाहिए सॉरी। तो उसका साहब आप 5 करोड़ लेंगे तो मेरे पावर में, 10 करोड़ में मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाना पड़ेगा। उनका ठीक है 5 करोड़ दे दो 6 महीने के लिए। उनका डॉक्यूमेंट, कहले कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप एक नोट लिख दें IOU, उसको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं वो कर दिया, 5 करोड़ लिया, तनख्वाह बांटा। मैं चेक करना शुरू किया हो क्या रहा है। अजीब चीज़ें हो रही थी। कंट्रैक्टर को पैसे नहीं देते थे, एक थोड़ी ज़मीन बिक गई तो 10 15% पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कंट्रैक्टर वहीं रुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो की थी, हमने हडको से लोन लिया था लोगों को घर देने के लिए, और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो पैसा हमको दें और हम हुडको को वापस करें। लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया और हम हुडको को देते रहे। चेक किया मैंने, रिकवरी 12%। मैंने कहा ये तो नहीं चलेगा, तो नोटिस भेजो साहब। हर 3 महीने पर नोटिस भेजते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने कहा अब लास्ट नोटिस भेजो। लास्ट नोटिस भेजा, नो रिस्पॉन्स। 5 घर अटैच कर दिया, 5 हाउसेस ओनली, और उसका पब्लिक ऑक्शन करके बेच दिया अंडर पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट। 5 घर। जैसे ही मकान बिके, सामान फेंका गया, इनका बिल्कुल सन्नाटा हो गया। ये तो कोई दूसरा आदमी के नोटिस नहीं भेजता है, मकान ही जब्त कर लेता है। 5 हाउसेज आई डू इट। दूसरे दिन से मुझे बैंक से कहना पड़ा कि प्लीज एक्सटेंड योर वर्किंग आवर्स and appointed some private person like Senior Citizens Club. You collect the money, रसीद हम देंगे, शाम को हम तुमसे कलेक्ट कर लेंगे। 7 दिन के अंदर रिकवरी लीज 96%, 97%। 3-4 लोगों को मैंने एग्जाम्पशन दिया। एक जो थे बेचारा का अर्निंग मेंबर हैड डाइड, तो था वो कहने के था हमारा आदमी जो बाहर काम कर रहा है वो पैसे नहीं भेज पाया है, उसको 1 महीने का टाइम दीजिए। 3 लोगों को मैंने एक्सटेंशन दिया सिर्फ, और बाकी सबको आई गॉट
thousands of check Hmm. and I have become surplus suddenly. और हुडको को भी पेमेंट हो गया, कंट्रैक्टर को भी पेमेंट होने लगा। ओके, तो वो पहले फाइनेंशियली सुधार करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैंने जो किया, वो हमारे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, हमने कहा तुम एक्सटेंशन पे हो, अब तुम घर चले जाओ, Yes. बहुत हो गया, तुमसे संभल नहीं पाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, तुम अकाउंटेंट अच्छे हो लेकिन फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं, प्लीज़। तो आई रिमूव्ड हिम, ब्रॉट अनदर पर्सन फ्रॉम आउटसाइड। तो वो किया मैंने। दूसरा, मैंने सोचा कि अगर शहर बनाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। Hmm. पहली चीज़ है पानी चाहिए, दूसरी चीज़ है बिजली चाहिए, तीसरी चीज़ है रोड चाहिए, चौथी चाहिए टेलीफोन चाहिए, और पांचवी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल। ओके, ये मैंने सोचा, उसके हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया। आपको शायद Hmm. याद ना हो, न्यू बॉम्बे में उस समय 6 दिन बिजली आती थी। थर्सडे वॉज ऑफ डे, थर्सडे को 24 आवर्स नो पावर। Hmm. वो मैंने MACB से बात करके, ट्रांजिस्टर लगा के, ट्रांसमीटर लगा करके, सब करके उसको 7 डेज किया। और दूसरा पावर था, ये पानी। पानी MIDC से इंडस्ट्रियल के लिए जो पानी बचता था, उसमें से वो 1 घंटे के लिए 24 घंटे में दे देते थे। Hmm. तो मैंने एक डैम बनवाया पनवेल के आगे, हिटवानी Okay. डैम पे। Hiruthan, yes. ओके, हमने कहा यहाँ से ये विल बी माई ओन वाटर, मुझे Independent, MIDC के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं। और टेलीफोन, मैं सेक्रेटरी टेलीफोन से मिला, उनका साहब ये न्यू बॉम्बे तो अलग डिस्ट्रिक्ट है और बॉम्बे अलग डिस्ट्रिक्ट है, इसका स्टडी कैसे हो सकता है। ये स्टडी रहेगा, डायरेक्ट डायल नहीं हो सकता, सॉरी, डायरेक्ट डायल कैसे हो सकता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, गाजियाबाद और दिल्ली को डायरेक्ट डायल कर दिया। Hmm. तो आई वेंट टू हिम, साहब आप चाहते हैं मैं हाई कोर्ट में जाऊं, सेक्शन 14 के अंदर डिस्क्रिमिनेशन। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट को दे सकते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को नहीं दे सकते हैं। कहने लगे डिमांड नहीं है न्यू बॉम्बे में। ऐसा कितनी डिमांड चाहिए? कहने लगे 1000। क्या ठीक है, 1000 के पैसे मैं चेक भेज देता हूँ आपको, Hmm. 250 रुपीज़ बुकिंग चार्ज, 250 1000। हमने कहा ये चेक है, अब तो डिमांड हो गई ना, स्टार्ट वर्क। तो वो फिर वो डायरेक्ट डायल हुआ बॉम्बे में, न्यू बॉम्बे के बीच में। Hmm. काफ़ी झगड़ा करना पड़ा उसके, थ्रेट किया। मैंने कहा आर्टिकल 40 के अंदर जाऊंगा, मुझे आधा घंटा नहीं लगेंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन स्टेट एंड स्टेट। आई गॉट इट। फिर ये सड़क का सवाल हो रहा है, थाना क्रिक ब्रिज सिंगल लेन थी, तो और चाय पीते पीते बात कर लें। नहीं, ठीक है। सिंगल लेन थी, हम्म। और उसमें हफ्ते में 4 दिन खराब रहती थी वो सड़क। तो PWD ने बड़ी हिम्मत करके हम 2 लेन बनाते हैं यहाँ पे। 6 लेन बनाओ। नहीं 6 लेन की तो कैपेसिटी नहीं होगी, 50 साल तक 6 लेन इस्तेमाल नहीं होगा। एंड आई वेंट टू शरद पवार। मैंने कहा साहब हम शहर बना रहे हैं
और ये गांव की रोड बना रहे हैं। मैंने कहा साहब 6 लेन तो मिनिमम चाहिए मेरे को। मैंने कहा साहब आपने कहा ना इस शहर को बनाना है काउंटर मैग्नेट के लोगों को पहुंचने के अगर 6 घंटे लगे तो कौन आएगा वहां पर। क्या लेके आए? मैंने कहा साहब फाइल लेके आएंगे, उसको 6 लेन होना चाहिए। He just signed it and gave it to me. मैं गया सेक्रेटरी PW का ये आर्डर है। नहीं कैसे मेरे ऊपर तुम कैसे गए? हमने कहा जाओ सीएम के पास कि मेरे तुम्हारे ऊपर से हम गए, हम नहीं करेंगे, है हिम्मत, जाओ सीएम से कह दो कि साहब मेरे बगैर पूछे हुए आपने कैसे किया। इट मेक 6 लेन, नाउ दे आर मेकिंग 12 लेन। यस। तो ये विजन जो है, और रेलवे लाइन, सबसे बड़ी बात हुई रेलवे लाइन की। आपको ताजुब होगा, मैं आपको सिस्टम बताऊं। सिडको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लिखता है कि हमको ये चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रेलवे बोर्ड को लिखता था ये चाहिए। रेलवे बोर्ड सेंट्रल रेलवे को लिखता कि ये चाहिए। सेंट्रल रेलवे बोर्ड को लिखता था, और रेलवे बोर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को इन्फॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सिट को इन्फॉर्म करता था। तो इसमें कम से कम 6-8 महीने तो गए। तो सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर थे RC शुक्ला। तो मैंने उनको फ़ोन किया, शुक्ला साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। हमने कहा ऊपर काम मेरा है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। गया, मैंने कहा हम और आप बैठ करके डायरेक्टली बात नहीं कर सकते कि बीच में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रेलवे बोर्ड, काम तो हम दोनों को ही करना है। इसे दिया साहब once in a fortnight we'll have a meeting for half an hour। और डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस शुरू हो गया। हमारी डिस्कशन पहले हो जाती थी उसके बाद फिर वो एग्रीमेंट साइन हुआ कि रेलवे लाइन बनेगी। 67% जो है वो सिडको देगी, और 33% जो है वो रेलवे बोर्ड देगी कास्ट का। और उसके बाद स्ट्रांग अपोजिशन फ्रॉम दी मेंबर ट्रैफिक, वन मिस्टर खोसला बदेल। चेयरमैन क्या था, क्या आप रेलवे लाइन बना रहे हैं, यहाँ 24 घंटे में एक ट्रेन भी नहीं चलेगी, कुछ ट्रैफिक ही नहीं है। तो मैंने कहा मिस्टर सोअनसो, आप 25 साल पीछे देख रहे हैं, मैं 50 साल आगे देख रहा हूँ, फर्क इतना ही है। और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो रेलवे लाइन मुझको दे दी, मैं बना देता हूँ। आपकी रेलवे लाइन चलेगी तो उसमें मैं चार्जेज लूँगा, आपको उसका यूज़र का रेंटल देना पड़ेगा, और जिस दिन नहीं दोगे वो रेलवे बंद कर दूंगा मैं, और नहीं तो मैं ट्रामवे चलाऊंगा उस पर। कैसे? मैंने कहा ट्रामवे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सेक्टर में आता है, रेलवे सेंट्रल सेक्टर में आता है, हम उसके ऊपर ट्रामवे चलाएंगे। शुक्ला ने कहा अरे ये सेना है, मान जाओ। आज उसमें 120 ट्रेन चल रही हैं, वो भी क्राउडेड। तो ये विजन होते हैं, ये झगड़ा करना पड़ता है। और मैंने कहा सीएम से कि साहब मैं प्रेसिडेंट को बुलाना चाहता हूँ वाशी स्टेशन के इनाग्रेशन के लिए। कहेंगे आएंगे? मैं कहा साहब कोशिश तो करने दो, आप लेटर तो लिखिए।
उनसे लेटर लिखवा करके मैंने प्रेसिडेंट को भेजा। प्रेसिडेंट से नो आ गया, फटाक से नो हो गया 24 घंटे के अंदर। तो मैंने सेक्रेटरी से बात किया। हाँ तब सर मैंने तो आपसे बात किया था, ये नो कैसे हो गया? अरे सिन्हा साहब, मैं 5 दिन के लिए छुट्टी पे गया था, नया आदमी है उसने नो कर दिया। कैसे? कल ऐसा करो, सीएम को लेके आओ, सीएम से और प्रेसिडेंट की मैं मुलाकात करा देता हूँ, उसके बाद फिर हमारा। तो वो करके फिर प्रेसिडेंट आए। फर्स्ट टाइम एन इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे स्टेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज कम। यस, वाशी में। इतने सुंदर और कैसे बने उन stations? दिनों 10 दिन आई कैंप्ड इन वाशी ओनली, कि वो पूरा काम कंप्लीट हो जाए, सिग्नलिंग वगैरह। और ये जो थाना क्रीक के ऊपर गार्डर है ना, उसका रखने का बड़ा अजीब तरीका निकाल लोगों ने। हाई टाइड में क्रेन पर लेकर के आए और वहां पर खड़ा कर दिया। लो टाइड में नीचे चले गए, बैठ गए। कब करो? नहीं साहब, हाई टाइड पर दो गर्डर डाल दूंगा क्योंकि हमारे पास 2 ही क्रेन है, 2। और एक गर्डर पर मैंने देखा तो उसमें बबल्स थे। मैंने कहा ये को नहीं साहब, बबल थोड़े हैं, माइनर चीज़ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमने इनको बुलाया, उस गर्डर पर लिख दिया रिजेक्टेड। वो गर्डर अभी तक पड़ा हुआ वहाँ पे। ज़्यादा है उसके 5-6 लाख काम को तो करना पड़ता है। तो वो रेलवे लाइन आ गई। रेलवे लाइन जिस दिन आई उस दिन न्यू बॉम्बे की प्राइसेस लैंड की 50% बढ़ गई। और हमारे एक बिल्डर थे, कहने के साहब, मैं अभी ऑफिस फंक्शन के बाद ऑफिस जाके आया हूँ, 200 रुपये पर स्क्वायर फीट बढ़ा करके आया हूँ कि अब दाम बढ़ जाएंगे। तो अगर वहाँ पर रेलवे लाइन आ गई, सड़क आ गई, पानी आ गया, बिजली आ गई, मेडिकल कॉलेज आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गई, म्यूनसिपलिटी का हॉस्पिटल आ गया, तो काउंटर मैग्नेट का भी हो गया। आज इट इज ए बेटर सिटी देन बॉम्बे इन टर्म्स ऑफ लिविंग कंडीशन। अभी तक उस सड़क के ऊपर जैम नहीं होता है। और दूसरी चीज़, कभी आपने वहाँ पे वाटर लॉगिंग देखा है? नहीं बॉम्बे में। नहीं। क्यों? डिज़ाइन ऐसी बनी है उसकी। परकोलेशन टैंक, होल्डिंग पॉन्ड। ज़्यादा पानी होगा, हाई टाइड होगा, पानी वहाँ रुक जाएगा, लो टाइड होगा, पानी निकल जाएगा। पूरी सिस्टम में वो है। एंड दैट इज सिस्टम वी फॉलोड फ्रॉम स्वीडन। ये हमारा नहीं है। आपको जरूरी नहीं कि आप व्हील चेयर डिस्कवर करें। व्हील चेयर है तो डिस्कवर करने की क्या जरूरत है? दुनिया में देखो कहाँ पर ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व की है। फॉलो इट। आज प्रॉस्पर है, उसकी बेसिस के ऊपर मुझको चंद्रबाबू नायडू ने बुला लिया। बट सर एक और इसके अंदर एडिशनल सवाल, न्यू बॉम्बे के स्टेशन, वाशी ही नहीं बाकी भी जितने सारे स्टेशन है, वो रेलवेज में जो स्टेशन दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है, दे आर वेरी एडवांस्ड। तो वो एग्जीक्यूशन कैसा था? क्या रेलवे स्टेशन का जो डिज़ाइन था नवी मुंबई के लिए, वो ज़्यादा बेटर, ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया है।
So why did सिडको decided to do that? या फिर रेलवेज को उसके लिए कैसे ऐसा कन्विंस है किया गया? कि रेलवे स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं है, वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। आपको ताजुब होगा खारघर छोड़ करके एंड आदत छोड़ करके 14 लाख स्क्वायर फीट का कमर्शियल एरिया है। Yes. 14 लाख। और मेरे के ऊपर एलिगेशन ये लगाया गया था 1 स्क्वायर फीट नहीं बिकेगा। Hmm. आज 1 स्क्वायर फीट खाली नहीं है वहाँ पे। Yes. तो हम एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे 6 फ्लोर का। तो कमर्शियल अगर कॉम्प्लेक्स बना रखते हैं तो जिंक शीट का तो नहीं रहेगा। Hmm. और रेलवे वाले का क्या कहना है कि जिंक शीट को जो खर्चा आता है उसका हम 33% देंगे, बाकी तुम कर रहे हो, तुम्हारा काम मैं नहीं दूंगा। दे हैव पेड मी 33% ऑफ जिंक शीट ऑन द प्लेटफॉर्म, नॉट ऑफ द सीमेंट कंक्रीट। तो सिविल का पूरा पैसा जो है सिडको ने खर्च किया। Yes. ऐसा था 76 में 78 में एक कैबिनेट नोट गया था। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि सिडको को डेवलपमेंट करने के लिए एडिशनल बॉन्ड रेज करने की परमिशन मिलेगी। मैंने ढूंढ के निकाला वो, कैबिनेट सेक्रेटरी से कहा, हमने कहा साहब ये कैबिनेट डिसीजन है। तो कहने लगे ये बहुत पुराना है। मैंने कहा शिवाजी ने लैंड दिया है वो पुराना है, वो वापस ले लेंगे क्या उसको? कहता बहुत पुराना है, तो 300 साल पुराना है। गवर्नमेंट ऑर्डर इज परमानेंट। Yes. सबसे सस्ते कागज के ऊपर ये छपता है, लेकिन सबसे पावरफुल रहता है। Hmm. तो मैं शुरू करता हूँ। वो प्रपोजल बनाया, फाइनेंस मिनिस्टर को पहुंचा, फाइनेंस मिनिस्टर ने नो कर दिया। देन आई वेंट टू शरद पवार। मैंने कहा साहब ये ऐसा हुआ है। रात में करीब 9 बजे थे। साहब आज रिजेक्ट हुआ है। कैसे मालूम है? मैंने कहा उनका जो सेक्रेटरी है उसने मेरे अंडर काम किया है। उसने बताया कि अभी मनमोहन सिंह ने नो कर दिया है। कांग्रेस ने क्या करें? मगर साहब उसके पहले आपको करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को नोट दो। मगर साहब हम बॉम्बे में हैं, दिल्ली में है, कोई स्टाफ है नहीं, तो नोट तो कह लगे हाथ से तो बना सकते हो नोट? हमने कहा हाँ, हाथ से मैंने बनाया। और कह लगे हमारा ऑफिस खुला रहेगा जब तक तुम नोट नहीं लेकर आओगे। 1 बजे रात में मैंने उनको नोट बना के दिया। उन्होंने मनमोहन सिंह से बात किया, सर नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया है। आई गॉट द मनी, स्पेशल बॉन्ड फॉर न्यू बॉम्बे, 200 करोड़ आई गॉट इट। तो काफ़ी करने पड़ते हैं ये चीज़ें। तो उससे हमको रेलवे लाइन को फाइनेंस करने में बहुत मदद मिली। उसके बाद हुडको का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड था वो कभी डिले नहीं हुआ था, एक दिन भी। तो दे आर रेडी टू फाइनेंस मी। उनसे हम 2 करोड़ से 100 करोड़ से 100 करोड़ दे देंगे, क्योंकि उनका कहना था साहब एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो जिस दिन ड्यू है उस दिन पैसा दे देता है। तो हमको हुडको से पैसा मिला, कुछ पैसा हमको स्पेशल बॉन्ड से मिला ऑल्सो, और बाकी ज़मीन बिकने लगी रेलवे लाइन आने के बाद, तो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलने लगा। और एक चीज़ और है कि हर पैसेंजर को 1 रुपया देना पड़ता है सिडको को। 1 पैसेंजर, एवरी पैसेंजर फेयर में इंक्लूडेड है।
अब 1 लाख रुपए चलते हैं तो दिन में 1 लाख रुपया तो आ गए, साल में दिन। तो वो एक कंटिन्यूअस इनकम है। वो अक्षर बाण, तो हमको सिडको में कभी पैसे की कमी नहीं मालूम हुआ है। हालांकि पहले मैंने जब ज्वाइन किया तो पे के लिए पैसा नहीं था। जब मैंने छोड़ा तो बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट में 152 करोड़ थे सिडको के पास। सर नवी मुंबई में तो बहुत मेहनत हुई, बट नाउ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डेवलप मुंबई 3। आई वांट योर ओपिनियंस ऑन इट कि कैसे बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, और व्हाट मिस्टेक्स like should be learned while making Mumbai 3.0. Your general opinion. ऐसा है कि मुंबई 1, मुंबई 2, मुंबई 3, मुंबई 4, बागी 1, बागी 2, बागी 3 उस हिसाब से चल रहा है। वाई ओनली इन मुंबई? दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता है? सेंट्रल इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है एक शहर? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है? राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता है? आज मुंबई की पॉल्यूशन की स्टेट आपको दूसरा, लोगों को 4 से 5 घंटे सिर्फ घर से ऑफिस आने ऑफिस जाने में लगते हैं। 5 को आप 7 घंटा करना चाहते हैं। लोग रेलवे लाइन पे ही रहेंगे, रेलवे लाइन पे ही सोएंगे, वापस आ जाएंगे। वाई एवरीथिंग ऑन वन प्लेस? वाई? और जब इतना कंजेस्टेड है, पॉल्यूटेड है, पानी आप 160 किलोमीटर से ला रहे हैं, और एक दिन वो आएगा जब पानी ब्रह्मपुत्र से लाना पड़ेगा बॉम्बे को पीने के लिए। Why not have another metropolitan city? I've sent a proposal to UP Chief Minister for having one in metropolitan cities in central India. बुंदेलखंड। क्यों बुंदेलखंड? बैकवर्ड है, 2 बंजर जमीन है, नॉट फर्टाइल एट ऑल, 3 वहाँ पर बहुत ही गवर्नमेंट वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, 4th इट इज 35 किलोमीटर फ्रॉम झांसी रेलवे स्टेशन। और मैं परसों ही CM से बात कर रहा था, गडकरी साहब से। मैंने कहा साहब, आपकी जो दिल्ली से बॉम्बे की रोड बना रहे हैं, वहाँ से 40 किलोमीटर के ऊपर ये एरिया बनेगा, तो आप उसको एक कनेक्शन दे दीजिए। पहले तुम सिटी तो बनाओ, फिर कनेक्शन की बात करो। He didn't say no. Yes. तो हमको अगर उस रोड से कनेक्टिविटी मिल गई, रेलवे लाइन मिल गया हमको, और सबर्बन रेल सिस्टम मिल गया, मेट्रो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन फील्ड है, मेट्रो की जरूरत नहीं है। एक एयरपोर्ट कर दीजिए 3000 मीटर का, और मेरे हिसाब से वो 350 करोड़ में हो जाएगा, विद नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज। तो शिरडी मैंने किया है 130 करोड़ में, अब 2 टाइम्स हो जाएगा। अमरावती किया है, नागपुर का 2nd रनवे किया है। क्या जरूरत है यार? डिफेंस वाइज
Is it very good to have all the urban areas in one place? सिक्योरिटी इशू है. Pollution, water supply, wasting of movement time is not in favor of. You can't talk to government of Maharashtra से कभी नहीं बात कर सकते, तो कहेंगे जो एंटी महाराष्ट्र है ना. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को सोचना, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, यूपी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, राजस्थान गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा. क्या जरूरत है मेरे को 1000 स्क्वायर किलोमीटर जगह दे दीजिए. बॉम्बे 680 स्क्वायर किलोमीटर है, न्यू बॉम्बे 380 किलोमीटर है, और MMRDA 1600, पूरा थाना पालघर region, yes. सब मिला करके. आप 1000 मुझको दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, 30 साल तक आप लीज मोरेटोरियम कर दीजिए, हम 30 साल के बाद देंगे. 1-2 इंडस्ट्रीज डिफेंस वाली आ जाएं, इसमें 8-10 लोगों को काम मिल जाएगा, बाकी सब आ जाएंगे अपने आप. अरे भाई बॉम्बे कहाँ से डेवलप किया? पोर्ट से डेवलप किया ना. मैं सर रिसेंटली दिल्ली कहाँ से डेवलप? लिटन रोड से. यस, वहाँ पे कैपिटल आ गई, हो गया. हो गया डेवलप. मैं सर रिसेंटली चंद्रबाबू नायडू जी का जो नेक्स्ट कैपिटल वो बना रहे हैं अमरावती, विजयवाड़ा के पास में, मैंने अभी लास्ट वीक ही वहाँ पे मैं विजिट जो है वो करके आया, एंड इट सीम्स वेरी एम्बिशियस. मेरे को आपसे जानना है, हैव यू लाइक सीन इट, क्या प्लान्स है, कैसे है, एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दैट सिटी, एंड डू यू थिंक चंद्रबाबू जी का जो एक्सपीरियंस रहा है विद अदर सिटीज एंड अदर प्रोजेक्ट्स, दैट एक्सपीरियंस विल हेल्प हिम to make Amravati a proper big next planned city in India? Very doubtful. Very doubtful. क्योंकि एक सिटी सिर्फ गवर्नमेंट सपोर्ट के ऊपर नहीं चलता है. Yes. चंडीगढ़ के बारे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट ऑफ पंजाब नहीं है, और उसको पंजाब, हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट की फुल बैकिंग थी, पूरा पैसा लगा था. अगर सेंट्रल का पैसा आप विजयवाड़ा को देंगे तो रांची को क्यों नहीं देंगे? आप देहरादून के क्यों नहीं देंगे? ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ये सिंगापुर कंपनी ने बनाया है, 3 वॉल्यूम है उनके, और 23 करोड़ लिया है उन्होंने. मैंने तीनों रिपोर्ट्स, तीनों प्रोजेक्ट मैंने स्टडी किया है. आपको ताजुब होगा मैं कहूँ, उसमें एक सेंटेंस फाइनेंस के बारे में नहीं, पूरी 3 वॉल्यूम में एक. ठीक है, आप 4 लेन होना चाहिए, एक रेलवे लाइन होना चाहिए, एक साइकिल ट्रैक होना चाहिए. हु विल पे फॉर इट? फंडिंग मॉडल नहीं है ना. जब तक वहाँ पर एक नासिक प्रेस खोलना पड़ेगा अगर यही हालत रही तो. इट्स वेरी डाउटफुल. और इसलिए जब उन्होंने मुझको बुलाया चंद्रबाबू नायडू ने, तो मैं वॉल्यूम पढ़ के गया. मैंने कहा साहब, अब बॉम्बे से विजयवाड़ा शिफ्ट करने की मेरी इच्छा नहीं है, प्लीज़. उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा. मैंने कहा आई डोंट वांट टू शिफ्ट नाउ. क्यों? मुझे मालूम था कि इट इज़ यूटोपियन अनवायबल.
और वही ठीक है, गवर्नमेंट पैसा है तो आप हाई कोर्ट बिल्डिंग बना रहे हो। एक मिनट, मैं आपको राजरहाट की एग्जाम्पल देता हूँ। राजरहाट के मैंने प्रोजेक्ट बनाया, ज्योति बासु सीएम थे, उनसे मैसेज आया कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। कभी मिला नहीं था, उनका नाम सिर्फ सुना था मैंने अखबारों में। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को क्यों मिलना चाहते हैं कि नहीं, वो सीएम ने कहा है कि तुमको बुलाओ। तो मैंने कहा भाई यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से तुम बात कर लो, ठीक है। तो मैं शरद पवार से गया, शरद पवार कहा मत जाओ। क्यों? तुम कलकत्ता को compete कराना चाहते हो बॉम्बे से? मैंने कहा साहब कलकत्ता बॉम्बे में कोई कंपटीशन नहीं है। अगर मुझको थोड़ा सा अनुभव है उसको शेयर कर सकता हूँ तो उसको जाने दीजिए आप। कहने के वहाँ रहोगे तो नहीं। मैंने कहा नहीं, आई विल कम बैक। ठीक है। जब मैंने प्रोजेक्ट दिया उसको उन्होंने खड़गपुर को भेज दिया, खड़गपुर आईआईटी। और खड़गपुर आईआईटी ने बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया। 20% विल बी कमर्शियल, 80% विल बी ओपन स्पेस, रोड, रेलवे लाइन एक्सेट्रा। मैंने कहा 20% हैज टू बियर द कास्ट ऑफ 80%। तो घर बनाने के पहले उसको 35 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर के देने पड़ेंगे, तब वो घर बनाएगा। तो कौन आएगा यहाँ पे? फिर सीएम ने बुलाया। मैंने कहा साहब जी आपके पास 60-70 हज़ार करोड़ हैं तो प्रोजेक्ट कीजिए आप। कहने मेरे पास कुछ भी नहीं। तो उनका फिर काहे को करते हैं? डोंट डू इट प्लीज, मेक इट फाइनेंशियली वायबल। कि ब्रेक इवन तो हो, कम से कम प्रॉफिट न भी हो तो ब्रेक इवन तो हो। व्हाट टू डू? मैं कहा साहब विद योर पीपल आई कैन सिट डाउन एंड रिवाइज इट। तो मैंने रिवाइज करके उसको 80% से 45% किया और 20% को 55% किया। और तब मैंने रिपोर्ट दिया, मैंने कहा साहब ये फाइनेंशियली वायबल है, आपको इसमें सिवाय लैंड के और किसी चीज़ के खर्चा हो। लैंड भी बैरन लैंड है, यू नो। मुझको सीएम ने कहा देख कर क्या हो रहा, मैं देख के गया तो कंप्लीटली मार्शी लैंड। एक फीट 1.5 फीट पानी उसमें भरा रहता है। कहा साहब ये एरिया लेंगे तो नो रिहेबिलिटेशन प्रॉब्लम। हाल्दी छोटे छोटे गांव, उसमें 8-10 लोग रहते हैं, मछली मारते हैं, मछली वाला आता है लेके चला जाता है। मैंने कहा और उसको फिलिंग करेंगे हुगली से जो आप ड्रेनेज कर रहे हैं उसका जाकर करके 1 मीटर की फिलिंग है वहाँ पर। आज वो बन गया। हिटको वेस्ट बंगाल का सबसे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि उन्होंने बदमाशी किया है, जमीन बेच दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खर्च किया। ठीक है, कभी तो करना पड़ेगा आपको। तो वाइबिलिटी ऑफ ए सिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। और बड़ी पुरानी कहावत है, स्ट्रेच योर लेग अकॉर्डिंग टू योर शीट। आपकी सीट जो है, आप 6 फीट के हैं और सीट 5 फीट के, तो आप कभी अपने आप को कवर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैंने 55 को 60 कर दिया। मैनिपुलेशन
क्योंकि मैंने कहा कि साहब प्लानिंग का मैं चेयरमैन रहूँगा। 5 साल रहा। आज दीदी चली गई, बड़ी खुशी है। क्योंकि मैं काम करता था हुडको में, कलकत्ता में। एक पैसा नहीं लिया मैंने, सिर्फ आने जाने का खर्चा और रहने का, होटल या गेस्ट हाउस। ओके। एंड श्रीमती ममता बनर्जी आई, कहने लगे वो सिन्हा तो सीपीआईएम का आदमी है। अरे भाई, मैंने कांग्रेस के अंदर किया, शिवसेना के अंदर काम किया, बीजेपी के अंदर काम किया, टीडीपी के अंदर काम किया, झारखंड में काम किया, किसी ने मुझको लेबल नहीं लगाया। और तो मुझे कर रहे हो सीबीआई। अरे भाई, सीबीआई से मुझे क्या मतलब है? उन्होंने बोला ये करो। मैंने कहा साहब ऐसे होगा, ऐसे कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करेंगे हम। ठीक है। तो उसमें सीपीआईएम का काम लगा, और उन्होंने जितना अपोज किया है न्यू कलकत्ता को, कोई नहीं करेगा। उनके आदमी को ये फिक्स था कि 5 ट्रक लेके आएंगे बालू की, और 6 को चार्ज करेंगे और 6 को आपको पे करना पड़ेगा। इतना सिंपल था। वो भी गवर्नमेंट कंपनीज में भी। अच्छा। नॉट इवन प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। फिक्स मॉडल था। बरात 6 बरात चार्ज कर रहे हैं 5 बरात से। सीमेंट 300 बैग है, 350 को चार्ज कर रहे हैं। दोगे नहीं तो हम यूनियन वाले हैं, तुमको कोई सीमेंट नहीं सप्लाई करेगा। आर्म ट्विस्टिंग। Hopefully now things will be better. Maharashtra, sorry, Bengal will get out of the clutches of DG. ठीक है, मेरिट पे जाओ ना। 4 साल मैंने काम किया है, मुझको 1 रुपया भी नहीं मिला है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से। उन्होंने कहा साहब मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, तो मैं 2 जगह से तनख्वाह नहीं ले सकता। तो आप मत दीजिए। सर, अगर मैं आपको पूछूं, इफ यू हैव टू रैंक लाइक डिफरेंट सिटी प्रोजेक्ट्स जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने एग्जीक्यूट किए, कुछ फेलियर्स कुछ सक्सेस, हाउ वुड यू रैंक दैम? मतलब सब अगर हम ले ले, नवी मुंबई, चंडीगढ़, न्यू टाउन, इट माइट बी हाईटेक सिटी इन हैदराबाद, हाउ वुड यू रैंक बेस्ट से लेके लाइक वर्स्ट तक? बेस्ट रैंक नो डाउट इज चंडीगढ़, उसके बारे में कोई शक नहीं। बेस्ट सिटी मेड इज चंडीगढ़। नंबर 2 I'll put to New Bombay. Number 3 I'll put it to Ahmedabad. Number 4 I'll put to Bhubaneswar. उससे भी अच्छा काम हुआ है। Yes. So why do And you... worst is Calcutta. Worst is Kolkata. I think many people would agree, जिसने भी विजिट किया होगा अभी पिछले कुछ सालों में, they have seen the city deteriorate. And sir, tell me one thing, like अभी भी नए अटेम्प्ट्स चल रहे हैं शहरों के, जैसे यू सेड अ सिटी हैज टू बी फाइनेंशियली वायबल टू एक्चुअली बिकम अ लाइक अ लिविंग ब्रीदिंग सिटी. व्हाई डू सो मेनी गवर्नमेंट्स लाइक बेसिकली गेट द बेसिक्स रॉन्ग? ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, क्या होता है? Institution is important, but individual is more important than institution. Do you select the right person for the job?
और सीएम का फेवरेट को दे दिया। हाँ, हम्म? यस। क्यों साहब, ये सीएम को सबसे ज्यादा फायदा। मनोहर जोशी was replaced by somebody else. You know why? I did not give the name. Okay. So it is not the best selected. He is most convenient person who is selected. And convenient will be convenient to himself and convenient to you, not about the project. प्रोजेक्ट से क्या करना है, हो ना हो उसको तनख्वाह तो मिलती रहेगी, उसका कमीशन मिलता रहेगा, उसको पैसे मिलते रहेंगे, बाकी वो व्हाई डू बॉदर। सवाल ये है कि गवर्नमेंट में सबसे बड़ी बात ये है, आप इंटर करने की एज होती है और रिटायरमेंट की एज होती है। हमारे एक बहुत सीनियर ऑफिसर थे, उनको एक दिन मुझको सलाह दे रहे थे, साहब आप सीढ़ी पर खड़े हैं, नीचे वाले आपको धक्का दे के ऊपर पहुंचा देंगे, बस गिरना नहीं, ऊपर पहुंच जाएंगे, टॉप पे आप पहुंच जाएंगे विदाउट। कैसी मत करते हैं, और कब करेंगे आप, काम करेंगे तो गलती होगी, काम मत करो, गलती नहीं। नो वर्क नो रॉन्ग। यस। क्या बोले, एक रूल पूछता हूं मैं आपसे, मालूम शायद ना हो आपको, आईएएस में 55 ईयर्स के ऊपर रिव्यू की फैसिलिटी है। कि आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि उसको 60 तक रहना चाहिए कि नहीं। पूरे इंडिया में कितने लोग 55 साल के ऊपर घर गए हैं? जी मुझे पता नहीं, बट आई डोंट थिंक अ लॉट। आई डोंट थिंक दैट एनीवन, आई डोंट थिंक एनीवन। यस। मतलब सब काबिल ही निकले। सर ये बात आपने जो की ब्यूरोक्रेसी की, आपने तो बहुत लंबा समय इसके अंदर गुजारा है, और अभी ऐसा हो गया है कि पीपल हैव नैरोड डाउन टू अ फ्यू थिंग्स जिसको ब्लेम करने के लिए इजी है, या कहीं तो राइटफुल भी है, विच लीड्स टू द मोस्ट प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। जैसे जुडिशरी की आज लोग बहुत बात करते हैं, वैसे ब्यूरोक्रेसी की भी बात करते हैं। डू यू थिंक देयर इज सब्सटेंस टू इट, वेयर ब्यूरोक्रेसी इज राइट नाउ वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री when it comes to doing things properly? Bureaucracy is 49%, politician is 51%. 1% politicians से कम है। Let's go back beginning. आईएएस में 20 साल से 24 साल तक सिलेक्शन होता था। हाँ। ओके, 4 साल, वो भी 2 अटेम्प्ट मैक्सिमम। अगर आईपीएस में तो 3 अटेम्प्ट। आज पता नहीं फला आईएएस में सिलेक्ट हुए 7th अटेम्प्ट। इस समय एवरेज एज जो है एकेडमी में नेशनल एकेडमी 32 हो गई है, और हमारे टाइम पे 23 थी। आप 32 आदमी को क्या मॉरलिटी सिखाएंगे? अरे बड़ी पुरानी कहावत है, बुढ़े तोता को राम राम नहीं सिखा सकते आप। यस। तो व्हाट मॉरलिटी यू विल शो हिम, व्हाट वैल्यूज यू कैन टेल हिम। आप उनको पढ़ा सकते हैं ला, लेकिन वैल्यूज नहीं चेंज कर सकते हैं। अरे भाई 10 साल उसने रेलवे में काम किया है, बुकिंग क्लर्क, उसको सीख लिया उसने। अगर 13 रुपए का टिकट है तो उसके बाद 2 रुपए नहीं निकलेंगे कभी वापस करने के लिए।
यस. कभी नहीं निकले. हम्म. और बड़े प्यार से ले दिए, हम टिकट के ऊपर लिख देते हैं 2 रुपए बाद में मिलेंगे. देखेंगे. अब आप 2 रुपए के लिए ढूंढे उन्हें. वापस जाइए वीटी स्टेशन पे 10 रुपए का टिकट लेके. तो वो सिस्टम जो है ना, इतना खराब किया है सरकार ने. एंड आप सारी फैसिलिटी दीजिए, लेकिन टॉप ग्रेड पे ऑन मेरिट ओनली. हम्म. डू यू मुझे मालूम है see आजकल हाँ. एंटी रिजर्वेशन के बात करने में तो आपको यू कैन बी अटैक्ड ऑल्सो. यस. क्योंकि 1929 में महात्मा गांधी स्टार्टेड नो कास्ट सिस्टम. हम्म. उस समय हमारे फादर ने मेरे बड़े भाई के नाम श्रीवास्तव से सिन्हा कर दिया. कहने का आई डोंट वांट कास्ट नेम टू बी देयर. यस. ओके. आज तो लोगों के कास्ट के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं. यही नहीं, प्रमोशन में, पोस्टिंग में, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चलता है. व्हाट यू वांट? यू वांट गुड एडमिनिस्ट्रेशन, यू गिव हिम. इफ यू वांट इट, गिव हिम 10,000 रुपीज a month. कह दो घर पे बैठे रहो, कोई काम जरूरत नहीं तुम्हारी, तुम घर पे बैठे रहो, तुमको मिलेंगे. सिलेक्शन नहीं होगा. यू नो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ. गडकरी साहब के पास कुछ लोग पहुँच गए तो साहब वो MSRDC में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर नहीं है. हम्म. तो हम लोग 3 लोग हैं, वो बॉम्बे के बाहर नहीं जाना चाहते, उनको आप सिडको में अपॉइंट कर दीजिए, MSRDC में अपॉइंट कर दीजिए. गडकरी साहब ने अपॉइंट कर दिया. मैंने बात कहा साहब इनकी ज़रूरत नहीं है मेरे को. कहने सिन्हा साहब अच्छे नहीं लोग, उनको मिडिल क्लास वाले भी लेना पड़ेगा. मैं साहब ले लेंगे. तो ले लिया, ज्वाइन किया करके. हमने कहा फिर बात है 1, मेरे पास तुम्हारे बैठने के लिए कोई जगह नहीं. 2, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं. नंबर 3, तुमको गाड़ी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि काम ही नहीं. 4, तुमको टेलीफोन की ज़रूरत नहीं, काम नहीं है. आपको 1 तारीख को पे मिल जाएगी, लेकिन ऑफिस मत आना. 2 महीने के अंदर पड़ोसी पूछने लगे कि भाई तुम्हारा हस्बैंड नौकरी निकल गई क्या? वो जाता ही नहीं. हाथ जोड़ करके गए, ऐसा मुझको वापस बुला लीजिए. क्या किया? मैंने कहा आपने कहा था ज्वाइन करो, मैंने ज्वाइन करा लिया. और तो नहीं कहा था, मैं तो ये नहीं कहा कि मत ज्वाइन करो. ज्वाइन किया उन्होंने, उनको पे भी मिलती रही है उनको, लेकिन फैसिलिटी तब मिलेगी जो उनको ज़रूरत हो काम की. अब उनके पास कोई काम ही नहीं, तो उनको STD लाइन की क्या ज़रूरत है? राइट. डू यू सी एनी होप ऑफ दिस भाग गए. कुछ सर लगता है ये इम्प्रूव होगा, और डू यू सी इट गेटिंग वर्स? ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी comes from the same society. तो जो सोसाइटी है वैसी ब्यूरोक्रेसी रहेगी. आज क्या क्या मॉरल वैल्यूज हैं? मैं फैमिली को कितना देता हूँ, कितना खर्च करता हूँ, उसके ऊपर मेरी कीमत है. कहाँ से आता हूँ उसकी कोई मतलब नहीं.
मैं चोरी करता हूँ, ब्राइट करता हूँ, पैसे खाता हूँ। अरे वो भाई जो है ना, वो सबके लिए बहुत अच्छा करता है। अरे भाई, हैसियत है उसकी करने की, कहाँ से आता है? तो एक ये एटीट्यूड सोसाइटी का बन गया है। एक्सपेंडिचर नॉट इनकम इज द क्राइटेरिया यस, ऑफ बीइंग गुड। वो रिफ्लेक्शन है बेसिकली, फिर वही सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है बेसिकली। ब्यूरोक्रेसी पार्ट कम फ्रॉम द सेम सोसाइटी। यस। और सर, मुझे एक सवाल पूछना रह गया था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट नवी मुंबई, सो आई एम आस्किंग दैट अगेन। वी विल बी गोइंग अ बिट ऑफ टॉपिक, बट स्पेसिफिकली मुझे पूछना है बिकॉज दैट प्रोजेक्ट विच वॉज डन अंडर यू फैसिनेट्स मी अ लॉट एवरी टाइम आई सी इट, विच इज NRI कॉम्प्लेक्स। NRI कॉम्प्लेक्स सीवुड्स में जो बना था, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट ने उसके बाद कभी कुछ उस टाइप का अटेम्प्ट भी किया हो या एग्जीक्यूशन भी किया हो। What happened at NRI complex? I want you to share the story. वो कंसेप्ट कहाँ से आया और फाइनली उसका एग्जीक्यूशन कैसा हुआ? ऐसा है, जब मैंने न्यू बॉम्बे को डेवलपमेंट देखा तो मुझे एक शक हुआ कि ये शहर जो है वो एक सबर बन रहा है बॉम्बे का। लोग यहाँ रहेंगे, बॉम्बे में काम करेंगे, शाम को यहाँ आ जाएंगे। क्यों ये? और ये मुझे मंजूर नहीं था। तो सारा कंसंट्रेशन LIG, MIG। लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम में गुजरा था, LIG में नहीं था। तो मैंने CM से बात किया, वैसे साहब हम एक NRI कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं हाई इनकम ग्रुप के लिए। कहने लगे कि ठीक है, कैन गिव मी 2 गारंटीज। यस सर। क्या है? कहने कि टाइमली कंप्लीशन एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा यस सर, बट इफ यू अलाउ मी टू सेलेक्ट द कंट्रैक्टर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, दैट यू गिव इट टू मी, आई विल देन गिव यू दिस। ही सेड ओके। Whom you have in mind? I said I have each contractor. क्यों? मैंने कहा था यंग, एनर्जेटिक, फॉर हिम दिस इज दी प्रोजेक्ट, फॉर अदर आर्किटेक्ट इट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, और कंट्रैक्टर आई सेलेक्ट द बेस्ट, नॉट द चीपेस्ट। ही सेड ओके। तो कंसेप्ट वाज टू चेंज द स्टेटस of the city as a suburban of Bombay to independent city. और जब हमने NRI कॉम्प्लेक्स बना के, तो बाकी बिल्डर्स ने भी LIG के HIG के हाउस बनाना शुरू कर दिया। सो दी कंसेप्ट चेंज कि दिस इज एन इंडिपेंडेंट काउंटर मार्केट, not an extension of Bombay. So that was the purpose of thinking behind that. उसके बाद कभी थिंकिंग नहीं आई, किसी को तो टाइम नहीं था। आजकल लोगों को किसी की सेक्रेटरी की हिम्मत नहीं, मिनिस्टर का जैसा अब ये नहीं हो सकता है। तो CM से कहता साहब दिस कैन नॉट हैपन। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा साहब एक्ट बदल दीजिए, हो जाएगा। एक्ट तो आपके पास है ना, मैंने तो नहीं बनाया, एक्ट तो आपने बनाया। जो एक्ट है उसके हिसाब से नहीं हो सकता है। आप ये चाहते हैं कि नॉन ओपन लैंड को आप गोडाउन के लिए दे दें, इट्स नॉट परमिटेड। एक्ट में लिख दीजिए ओपन लैंड कैन बी मेड फॉर गोडाउन, एक्ट बदल दीजिए, हम कर देंगे। चल देना करना। एंड ये ओपन टॉक हुई हमारी और मिनिस्टर से, आई विल नॉट डू इट। यू सपोज आई इशूड ऑर्डर, आई विल आस्क यू टू रिकंसिडर इट। अरे भाई, सरकार क्या करेगा? वो ट्रांसफर कर देगी ना। आपको सेक्रेटरी से जॉइंट सेक्रेटरी तो नहीं बना देगी। राइट।
आपकी तनख्वाह तो वही रहेगी, रिमोनरेशन वाली पोस्ट ना हो बात दूसरी है, लेकिन तनख्वाह तो वही रहेगी, गाड़ी तो आपको रहेगी, ड्राइवर भी रहेगा, एक पियन भी रहेगा, एक पियन, क्या परवाह है, व्हाई डू बॉदर। अरे हमारे जब ज्वाइन किया मैंने एसडीएम, तो एक एमएलए आए, वो बाद में मिनिस्टर बन गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उन्होंने कहा कि सिन्हा साहब, जो एसडीएम यहाँ पर रहता है वो मेरी मर्जी के हिसाब से चलता है, नहीं तो यहाँ नहीं रह सकता वो। मैंने कहा साहब, मैं अपने मन मर्जी से आया हूँ, ना अपनी मर्जी से मैं रहना चाहता हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करा दें, और अगर हम आपके खिलाफ काम करेंगे तो आप ट्रांसफ़र करा देंगे तो मैं देखूँगा कि जो आप काम कहें उसके खिलाफ हो तो हमको मदद मिली यहाँ से ट्रांसफ़र होने में। नेवर केम बैक। मुझको क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा साहब, घर से 1200 किलोमीटर हूँ, नज़दीक 1400 हो जाएगा, ज़्यादा 1600 हो जाएगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो कोई बपौती नहीं है यहाँ पर, कोई ज़मीन जायदाद नहीं है जो हमको देखने के लिए जहाँ चाहिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डू गेट मी ट्रांसफर, आई विल बी हैप्पी। दोबारा नहीं आए मुझसे मिलने के। सर लेट्स बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी बातें आज हुई, बट इन द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन आई वांट यू टू टॉक अबाउट द बुक दैट यू हैव बॉट टुडे। मैं एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, आप ही सर इसको पकड़ लीजिए, एंड आई वांट यू सर टू एक्सप्लेन टू माय ऑडियंस एंड हूएवर इज वाचिंग दिस कि ये किताब जो है इसके अंदर उन्हें क्या मिलेगा एंड व्हाट्स द थॉट बिहाइंड इट। ऐसा है कि मैंने एक किताब लिखी, वो आपने पढ़ी है, Yes. ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फ्रॉम विद इन। हमारे ग्रैंडसन ने, आशीष सिन्हा ने, उस किताब के बेचे से कार्टून बना दिया यस और मुझको बताया नहीं कि बना रहा है। जिस दिन बनाया, एक फंक्शन था, कहने दादाजी अब मैंने किताब बनाया। यस तो ये बनाया उन्होंने ऑन बेस्ड एट माई बुक, यस है वही, लेकिन इट हैज बीन प्रेजेंटेड इन ए कॉमिक बुक कार्टून फॉर्म। यस और सबसे अच्छी चीज उन्होंने लिखा है, इसका टाइटल रखा है बेंड द रूल, डू नॉट ब्रेक देम। यस ऐसा है कि रूल्स हैं, यस उनको झुका करके उसके नीचे से निकल सकते हैं आप। राइट और सबसे ज़्यादा स्टडी अगर आप करें तो आपको रास्ता रूल में नहीं मिलेगा, प्रोवाइजो में मिलेगा। नॉट विद दिस थिंग, एनीथिंग कंटेन हियर एंड आफ्टर दिस इज अलाउड। सो वो हमने फॉलो किया है। ब्रेक द रूल के ऊपर हमारे पनिशमेंट हो सकता है, बेंड द रूल के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं हो सकता। करेक्ट। हालांकि बहुत बेंड किए रूल, बहुत उल्टे सीधे किए मैंने काम, लेकिन अभी तक तोड़ा नहीं पूरी। मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई, और इंक्वायरी होने वाली थी, वो वीपी नायक ने रोक लिया। सो आई थिंक बहुत सारे जो बच्चे हैं या यंग जनरेशन है और इवन टीनेजर्स, फॉर देम इट्स अ गुड स्टार्टर टू गेट इनटू योर जर्नी। एंड ऑब्वियसली जो आपकी मेन किताब है वो तो मैंने पढ़ी है, इट्स वेरी वेरी डिटेल्ड, उसमें सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन है। सो आई वुड रिकमेंड ऑल माई ऑडियंसेस टू एक्चुअली गेट बोथ ऑफ दीज बुक्स एंड गो थ्रू देम। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रीड वो है। एंड सिन्हा सर, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट आई वुड थैंक यू फॉर द सेकेंड टाइम। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ यस सर। अंत में,
कि हमारे जो सीनियर थे वो मुझसे अनहैप्पी थे, क्योंकि मैं उनको कहता था ये आप जो कह रहे हैं वो गलत है, ये कानून में नहीं है, ये रूल में नहीं है। और जो हमारे कोलीग थे वो कहते जिन सिन्हा को इतनी क्यों तारीफ मिल रही है, और हमारे जो जूनियर थे वो कुछ भी कहूँ वो करेंगे। तो आई वॉज हेटेड बाई सीनियर, जेलस बाई colleagues and loved by junior. This was my criteria. और वो कह देना कि either you people hate you or you love you. Yes, There's nothing in nothing gray between. line in you. Yes. तो Thank you ये so much. किताब जो है हमारे ग्रैंडसन ने उस किताब के बेसिस पर कार्टून वर्क में बनाया है, और मुझे नहीं बताया वो कर रहा है। एंड ही इज ए मैकेनिकल इंजीनियर, Okay. he is MSc mechanical and working with Amazon company Okay. in marketing. So it was a surprise for you as well. Thank you so much, sir.